Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 15 of impact of tax policy on business. First of all, we will discuss the contents of the previous class. हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? असेसमेंट प्रोसीजर डिस्कस किया था, सेल्फ असेसमेंट स्कीम डिस्कस किया था, इनकम टैक्स अथॉरिटी, एक्टिव टैक्स पेयर और अपीलेट ट्राइब्यूनल। असेसमेंट प्रोसीजर में हमने साइकिल ऑफ असेसमेंट देखा, जिसके अंदर हमने देखा था कि पर्सन क्या था, वो अपने रिटर्न फर्निश कर रहा था, ठीक है। फिर वो उसका क्या था, टैक्स पेएबल कैलकुलेट कर रहा है, कितना वो डिटरमाइन कर रहा है, हमारा टैक्स बन रहा है। और उसके बाद हमने देखा था पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द टैक्स पेयर, उसने टैक्स पेयर देता है, उसने कितनी पेमेंट करनी है, ठीक है। फिर उसको हमने देखा था कि रिकवरी कैसे करनी होती है डिफॉल्टर टैक्स पेयर से, ठीक है। सारा का सारा साइकिल ऑफ असेसमेंट था। और रिफंड ऑफ टैक्स भी अगर हम देख रहे हैं, अगर उसको जो टैक्स पे किया है वो उसने ज्यादा पे कर दिया, उसका बनता काम तो रिफंड ऑफ टैक्स भी हमने क्या देखा था साइकिल ऑफ असेसमेंट के अंदर चेक किया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखी थी सेल्फ असेसमेंट स्कीम, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम खुद से कहते हैं कि आप खुद से असेस करके बताएं, ठीक है, आपको कितना टैक्स बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी मिड के पेपर की, जैसे मैं कहता हूँ आपने पेपर दिया, आप बताएं कितने नंबर आ जाएंगे, फिर उसके मुताबिक इससे मेरा टाइम बच रहा होता है, ठीक है, एनर्जी वेस्ट होने से बच रही होती है, ठीक है। ये तमाम चीजें हमने सेल्फ असेसमेंट स्कीम के अंदर भी डिस्कस की थी, जिसमें क्या म्यूचुअल कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान। जो भी प्रोसीजर प्रॉब्लम आते थे वो भी हम देखते थे रिड्यूस हो रहे थे, टाइम और एनर्जी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिशियल की उसके अंदर क्या हो रही थी, सेव हो रही थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कोई भी लिटिगेशन है वो भी क्या हो रहे थे, टैक्स के जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो इसके अंदर क्या हो रहे थे, रिड्यूस हो रहे थे सेल्फ असेसमेंट स्कीम के। क्यों? क्योंकि वो टैक्स पेयर और टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का म्यूचुअल कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था सेल्फ असेसमेंट स्कीम से। उसका फिर हमने इनकम टैक्स अथॉरिटी देखी, जैसे हम देखा था एफबीआर था, बोर्ड था, चीफ कमिश्नर इन था, कमिश्नर इन रेवेन्यू, स्पेशल ऑडिट ऑफिसर इन रेवेन्यू, यानी डिफरेंट हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी देखी थी। उसके बाद हमने देखा था एक्टिव टैक्स पेयर। एक्टिव टैक्स पेयर कौन था? हमने देखा जो ऐसा शख्स जो ब्लैक लिस्ट ना हो, ठीक है, या फिर जिसने मंथली टैक्स सेल टैक्स रिटर्न ना जमा करवाई हो विद इन ड्यू डेट, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कोई भी ऐसा टैक्स पेयर जो 2 कंसेक्यूटिव मंथली रिटर्न जमा ना करा सका हो, वो क्या था, वो होगा, वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था अपीलेट ट्राइब्यूनल। अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है? जब भी कोई भी टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कहाँ पे सॉल्व किया जाता है? अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये हमने इनकम टैक्स के अंदर भी देखा था कि अपीलेट ट्राइब्यूनल ऐसा अदारा जहाँ पे इनकम टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट का डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिफरेंट डेफिनेशन आएंगे सेल टैक्स के। जो पहले फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर डिफरेंट डेफिनेशन दी गई हैं, जैसे एरियर्स है, बोर्ड, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट सरचार्ज, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जाम सप्लाई, फार्म, इंपोर्टर, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, ये तमाम, ये तकरीबन 15-16 डेफिनेशन जो कि आज हमने सेल टैक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास एरियर्स। एरियर्स क्या होते हैं? यानी बकाया चार्ज। जैसे आप बिजली का बिल जमा करवाते हैं, ठीक है, आप सपोज इस महीने आपने बिल जमा नहीं करवाया था, नेक्स्ट मंथ जब भी आपका बिजली का बिल आएगा वो एरियर्स लग के आ रहा होगा, यानी कि आपने पिछले महीने का जमा नहीं करवाया था, उसके अंदर 700 रुपये पिछले लग कर आ रहा होगा और 700 इस महीने का। सपोज फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं कि उसको तो वो 1400 सपोज आपका बिल आया, जिसके अंदर 7700 एरियर था और 700 इस महीने का है। एरियर्स क्या होता है? कोई भी बकाया जाए जो कि आपकी प्रीवियस पेमेंट ड्यू रहती है आपकी, ठीक है। इधर सेल टैक्स के अंदर भी यही होता है, कोई भी टैक्स जो कि आपने पहले पे नहीं किया हुआ, ठीक है। अब वो ये कह रहा था सेल टैक्स ड्यू एंड पेएबल बाय द पर्सन अंडर दिस है बिफोर दैट डे बट व्हिच हैज नॉट बीन येट पेड। कोई भी ऐसा सेल टैक्स जो कि अभी तक आपने पे नहीं किया वो क्या कहलाएगा? एरियर्स। कोई भी पेमेंट जो कि आपकी ड्यू है, जो कि अभी तक आपने पे नहीं की। उसके बाद था बोर्ड। बोर्ड हम इनकम टैक्स में देखा है, फिर दिस इज एफबीआर। इट मीन द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007। बोर्ड मीन एफबीआर हम कहेंगे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिफॉल्टर। डिफॉल्टर इन सिंपल वर्ड्स किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा शख्स जो कि अपनी पेमेंट्स के ऊपर डिफॉल्ट कर गया हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोन लेते हैं, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट्स पे नहीं कर पाते तो हम क्या होंगे? डिफॉल्टर होंगे इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। इस तरह कोई भी ऐसा शख्स जो कि बिजली का बिल, गैस के बिल कोई जमा नहीं करा था, हम कहते हैं जी वो डिफॉल्टर है, जी वो उसने पेमेंट ही नहीं कर रहा। वो इसे जब हम सेल टैक्स के अंदर आते हैं, कोई भी ऐसा शख्स जो कि सेल टैक्स को पेमेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? डिफॉल्टर। अब वो यही यहाँ से इसको रीड करते हैं, इट मीन द पर्सन हु फेल्स टू पे द एरियर्स। यानी कोई भी ऐसा शख्स जिसका बकाया जात पीछे से चलते हुए आ रहे हैं और वो पे नहीं कर पा रहा, उसको फेल हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉल्टर के। ये वो शख्स है जो कि पेमेंट्स इसकी पिछली काफी पड़ी हुई है। द डिफॉल्टर में बी वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। कोई भी शख्स है ये जो से हम
फॉलोइंग डिस्कस करेंगे ये डिफॉल्टर हो सकते हैं। पहला कौन है, प्रोप्राइटर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप है वो डिफॉल्ट कर गया अपनी पेमेंट्स के ऊपर, वो भी क्या होगा, डिफॉल्टर होगा। कोई भी फर्म का पार्टनर, ठीक है, दो पार्टनर है, एक फर्म का जो सा पार्टनर है वो डिफॉल्ट कर गया अपनी पेमेंट्स के ऊपर, ठीक है, वो भी क्या हो सकता है, डिफॉल्टर हो सकता है। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी में डिफॉल्टर हो सकता है, ठीक है, कंपनी से लोन लेकर वो पे नहीं कर पाया। इसका कोई भी गारंटर है जिसने गारंटी दी कि अगर मिस्टर पे नहीं करेगा तो मैं करूंगा, लेकिन उसने क्या किया, वो भी पेमेंट नहीं कर सका, तो वो क्या होगा, वो भी डिफॉल्टर होगा। कोई भी सक्सेसर है, यानी कि सक्सेसर कहते हैं जब एक शख्स चला जाता है तो उसकी जगह जो भी सेकंड पर्सन आ रहा होता है उसको हम सक्सेसर कहते हैं, तो वो भी क्या हो सकता है, डिफॉल्टर हो सकता है। उसके बाद है डिफॉल्ट सरचार्ज। जब भी हम कोई चीज़ के ऊपर डिफॉल्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर सरचार्ज पे कर। सपोज आप फीस टाइम पर जमा नहीं करवाते, ठीक है, 31 मई को आपने जमा करवानी थी और आप 31 मई तक जमा नहीं करवा सकते, उसके बाद जितना भी आप डिले करेंगे तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो फाइन टैक्स, सेल टैक्स वाले, उसको क्या कहते हैं, सरचार्ज कहते हैं। ये कहते हैं डिफॉल्ट सरचार्ज, कि आप विद इन ड्यू डेट डिफॉल्ट कर गए हैं तो उसके बाद जितने भी दिन होते हैं उसके ऊपर आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा, दैट इज डिफॉल्ट सरचार्ज। It means the surcharge payable by a defaulter at the rate specified in section 34 of Sale Tax Act 1990। यानी कोई भी ऐसा सरचार्ज होगा पेबल है डिफॉल्टर के लिए, यानी उसने टाइम पर पेमेंट नहीं की तो उसको क्या पे करना पड़ रहा है, सरचार्ज पे करना पड़ रहा है। A person may be liable to pay default surcharge for non payment of tax due। जाहिर बात है उसने टैक्स पे करना था लेकिन वो डिफॉल्ट कर गया तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा। क्लेमिंग टैक्स क्रेडिट और रिफंड नॉट एडमिसिबल, यानी उसने टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई कर दिया, टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा। उसका जो ऐसा था वो सरचार्ज, वो रिफंड जो कि नहीं पड़ रहा था लेकिन उसने क्लेम कर दिया तो उसको भी डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर से चीजें लेते हैं और आगे रिटेलर को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, बल्क के अंदर ये चीजें परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर और आगे वो रिटेलर्स को दे रहे थे। हो सकता है रिटेलर ना दे तो वो कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर रहे होते हैं, दैट आर डिस्ट्रीब्यूटर। It means a person appointed by a manufacturer, importer or any other person for a specified area to purchase goods from him। यानी कोई भी ऐसा पर्सन जिसको वो मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करते हैं, वो रजिस्टर्ड बनता था डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर का। वो मैन्युफैक्चरर जो होता था अपना माल सारा सप्लाई किसको कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कर रहा होता है, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे क्या करता है, फिर आगे चीजें प्रोसेस का स्पेसिफाइड एरिया होता है उसको फिर वहां पर वो सेल आउट कर रहा होता है। वो ये कह रहे हैं इट मींस द पर्सन अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एनी अदर पर्सन फॉर स्पेसिफाइड एरिया। किसी भी स्पेसिफाइड एरिया के लिए वो उसको स्पेसिफाई कर दीजिए कि आपने इस एरिया के अंदर हमारी सेल्स करनी है। टू परचेज गुड्स फ्रॉम हिम फॉर फर्दर सप्लाई एंड इंक्लूड द पर्सन हु इन एडिशन टू बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर इज आल्सो एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एज अ होलसेलर और अ रिटेलर। हो सकता है वो रिटेलर भी हो, ठीक है, वो उसको हम सप्लाई कर रहे होते हैं, जिसको हम सप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, रिटेलर, फिर एंड एट द एंड कस्टमर के पास जा रही होती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद हमारे पास एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई ऐसी सप्लाई होती है जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना, जो कि टैक्स से एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है। वो यही कह रहे हैं, इट मींस द सप्लाई व्हिच इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990। कोई भी आप सप्लाई करते हैं जो कि टैक्स से एग्जाम्प्ट है, उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज एग्जाम्प्ट सप्लाई, यानी उसके ऊपर आपने टैक्स नहीं पे करना। It means a supply which is exempted from the levy of the sale tax by the federal government। यानी कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया उस सप्लाई के ऊपर, तो वो सप्लाई कौन सी होगी, हमारे पास एग्जाम्प्ट सप्लाई होगी। A complete list of such exempt supply has been provided in 6 शेड्यूल के अंदर सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल दी गई है, कौन कौन सी सप्लाई हैं जो कि एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। So guys, the federal government is empowered to make any changes in this list and a condition mentioned for exemption। यानी उसे तमाम कंडीशन बता दी गई, इन कंडीशन का गुड्स एग्जाम्प्ट है, हाँ, फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो इसको वो चेंजिंग भी कर सकते हैं, जैसे एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई या जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर भी ला सकते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड का। यानी एग्जाम सप्लाई कौन है, जिसके ऊपर आपको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। उसके बाद हमारे पास फर्म क्या होती है, जैसे हमारी पार्टनरशिप होती है, ठीक है, कोई भी दो शख्स कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर वो प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर कर रहे होते हैं, तो वो हमारी की होगी फर्म। इट मीन द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कोई भी एक हो सकता है पार्टनर, बाकी स्लीपिंग पार्टनर और एक एक्टिव पार्टनर हो, तो क्या होगी, हमारे पास फर्म होगी। और हो सकता है सारे के सारे एक्टिव पार्टनर हो, ठीक है, वो क्या कर रहे होंगे, आपस में प्रॉफिट को शेयर कर रहे होंगे, लॉसेस को शेयर कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फर्म। इट इज लाइक अ पार्टनरशिप फर्म।
उसके बाद हमारे पास इंपोर्टर। इंपोर्टर कौन होता है? कोई भी ऐसा शख्स जो कि बाहर से सामान मंगवा रहा है, जैसे आप यूके से सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है, या आप अमेरिका से या कहीं से भी, आप बांग्लादेश से कहीं से भी आप सप्लाई जब करवा रहे होते हैं बाहर के मुल्क से सप्लाई, तो दैट इज इंपोर्ट होती है। वो ये कह रहा है, इट मीन एनी पर्सन हु इंपोर्ट्स एनी गुड इनटू द पाकिस्तान। कोई भी ऐसी चीज जो कि कोई भी इंपोर्टर पाकिस्तान के अंदर ला रहा है, वो क्या कहलाएगा? इंपोर्टर। उसके बाद इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स है, इनपुट मैं पहले बताता चलो, इनपुट टैक्स होता है हमारे परचेजेस के ऊपर, ठीक है, जो भी हम परचेज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनपुट होती है वही होती है, उसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसको फिनिश गुड बनाते हैं, फिर वो आउटपुट बन जाती है। आउटपुट टैक्स होता है सेल्स के ऊपर, इनपुट टैक्स लगता है हमें परचेजेस के ऊपर, ठीक है। जो भी हम परचेज करते हैं उसके ऊपर इनपुट टैक्स होता है, जो भी हम सेल करते हैं उसके ऊपर आउटपुट टैक्स होता है। जो भी आप मटेरियल परचेज करते हो वो आपके लिए इनपुट है, ठीक है। जब वो आप सेल करते हो वो आउटपुट बन जाती है, ठीक है, फिर आप सेल करते हो तो आउटपुट क्या होती है? वो सेल करती है, आपकी आउटपुट है, उसके ऊपर आपको आउटपुट टैक्स पे करना होता है। अब वो कह रहा है इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन टैक्स प्रोवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन। कोई भी ऐसा शख्स जो कि सप्लाई कर रहा होता है, उसको टैक्स जो पे करना लग रहा, तो वो क्या होता है? हमारा इनपुट टैक्स उसके ऊपर लगता है। टैक्स प्रोवाइड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड बाय द पर्सन। कोई भी आप इंपोर्ट कर रहे होते हो उसके ऊपर आप क्या पे कर रहे होते हैं? इनपुट टैक्स पे करते हो। उसके बाद परचेजेस मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर बिजनेस पर्पसेस आर नोन एज इनपुट। बिल्कुल सही है, कोई भी आप परचेज करते हो अपने बिजनेस के अंदर, वो आपकी इनपुट है। क्यों इनपुट है भाई? उसके ऊपर अभी आपने वर्क इन प्रोसेस करना है, उसको भी फिनिश गुड बनाना, फिर वो आउटपुट के अंदर कन्वर्ट होगी आपकी, ठीक है। जब वो आउटपुट बनेगी तो आपकी सेल होगी, तो उसके ऊपर आप आउटपुट टैक्स पे करोगे। कोई भी आप मटेरियल वगैरह परचेज कर रहे हो बिजनेस पर्पज के लिए, वो अब आपकी इनपुट है, और टैक्स उसके ऊपर क्या होगा? इनपुट टैक्स होगा। अब ये कह रहा है टैक्स ऑन सच परचेज इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, ठीक है। परचेजेस के ऊपर कौन सा टैक्स आ गया? इनपुट टैक्स आ गया। इनपुट टैक्स इज वर्क आउट बाय मल्टीप्लाई रेट ऑफ टैक्स विद द वैल्यू ऑफ परचेजेस। ये इनपुट टैक्स कैसे निकलेगा? जो भी आपकी वैल्यू ऑफ परचेजेस है, सपोज 1 लाख की हैं, 2 लाख की हैं, 3 लाख की हैं, जितने की भी परचेजेस हैं, ठीक है, उसको आपने क्या करना है? सिंपली टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो 17% है, चाहे वो 16% है, ठीक है। तो वो उससे मल्टीप्लाई करना था, जो भी रेट को उसकी वैल्यू परचेज से मल्टीप्लाई करें, तो वो हमारा टैक्स आएगा, वो क्या होगा? हमारा इनपुट टैक्स होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा आएगा आउटपुट टैक्स। अभी जैसे डिस्कस किया, इनपुट टैक्स परचेज और आउटपुट टैक्स होगा हमारा सेल्स के ऊपर। इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मीन टैक्स प्रोवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय द पर्सन। कोई भी ऐसा शख्स जो कि सप्लाई करता है, आप सपोज किसी भी कंपनी को सेल आउट करते हैं, वो उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा होगा वो क्या होगा? आउटपुट टैक्स होगा। सेल टैक्स प्रोवाइड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड और प्रोवाइडेड बाय द पर्सन। कोई भी सर्विसेज वगैरह आप दे रहे हो उसके ऊपर भी क्या होता है? सेल टैक्स लग रहा होता है। सप्लाई मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस आर नोन एज आउटपुट्स। कोई भी आप सप्लाई करते हो जो कि बीइंग एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो हमारी क्या है? आउटपुट है। और टैक्स ऑन सच सप्लाई इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स, ठीक है ना। जाहिर बात है, कोई भी आपने सप्लाई किसी को सेल आउट की है, ठीक है, वो क्या है? हमारे पास आउटपुट दिए, उसको हमने सेल आउट कर दिया, और टैक्स इस आउटपुट के ऊपर क्या होगा? आउटपुट टैक्स होगा, ठीक है। आउटपुट टैक्स इज वर्कड आउट बाय मल्टीप्लाइंग रेट ऑफ टैक्स विद द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे अभी हमने पीछे देखा वैल्यू ऑफ परचेजेस था, उसको हम रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करें 17%। इसी तरह आउटपुट टैक्स कैसे आप निकालोगे? सिंपल, जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई दोगे, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 2 लाख है, चाहे 3 लाख है, जो भी उसकी मालिक होगी उसको आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। 17% है, 15 है, जो भी है वट, ठीक है। उससे क्या निकलेगा? हमारे पास आउटपुट टैक्स निकल आएगा। आउटपुट टैक्स हमेशा आउटपुट टैक्स में हम इनपुट टैक्स को लेस करते हैं। इसके हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको इलस्ट्रेशन भी करेंगे, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की। उसके बाद हमारे पास रिटर्न है। रिटर्न क्या? कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न जैसे होती है, सेल टैक्स रिटर्न जैसे होगी, ठीक है। इट मींस एनी रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश ऑफ सेल टैक्स। कोई भी ऐसे रिटर्न जो कि आगे हम देखेंगे, मंथली रिटर्न आएगी, क्वार्टरली रिटर्न होगी, फाइनल स्पेशल रिटर्न, डिफरेंट टाइप्स होंगे रिटर्न की। वो ये कह रहे हैं कोई भी रिटर्न जो कि फर्निश करते हैं आप सेल टैक्स, दैट इज रिटर्न। सेल टैक्स डिपार्टमेंट में रिक्वायर द फाइलिंग ऑफ फॉलोइंग रिटर्न। कौन सी फाइलिंग करना? मंथली होती है, क्वार्टरली भी वैसे होती है, एनुअल रिटर्न होगी, स्पेशल रिटर्न होगी एंड फाइनल रिटर्न होगी। मंथली जो हर महीने, एनुअली की होगी जो हर साल। स्पेशल रिटर्न के अंदर सिंपल आप क्या करते हो? क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस, जो भी आप कर रहे होते हो उसकी डिटेल आ रही होती है। जबकि जो सी हमारे पास होती है फाइनल रिटर्न, उसके अंदर क्या था? कोई भी पर्सन जो कि अप्लाई कर रहा था डी रजिस्टर के लिए, तो क्या करता है वो? बिफोर सच डी रजिस्ट्रेशन फाइनल रिटर्न को क्या कर रहा होता है? फर्निश कर रहा था। उसको किसको देनी होती है? उसको कमिश्नर को देनी होती है, ठीक है ना। जब वो डे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो उसको क्या करनी पड़ेगी? फाइनल रिटर्न बनानी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास टैक्स।
टैक्स मीन सेल टैक्स, आप सेल टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, इसका में क्या होगा, सेल टैक्स होगा। सेल टैक्स इज टैक्स रिक्वायर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन सेल टैक्स एक्ट 1990 ऑन सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड गुड्स इंपोर्टेड इनटू। कोई भी आप सेल परचेज कर रहे हो, गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर जो भी आप टैक्स पे करोगे वो क्या होगा, हमारे पास सेल टैक्स होगा। सर्विसेज, सेल टैक्स इज ऑलवेज वायबल ऑन रेंटिंग ऑफ सर्टेन सर्विसेज सच एज, यानी वो कहता है सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के ऊपर, बल्कि ये आप जितने भी आप सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है, मैरिज हॉल के, क्लब्स, कोरियर सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर, इन सब के ऊपर क्या लग रहा होता है, सेल टैक्स लग रहा होता है, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर, बल्कि आप जो सर्विसेज देते हैं उसके ऊपर भी क्या होता है, सेल टैक्स होता है। उसके बाद जैसे भी हमने पीछे देखे थे एग्जाम से पहले टैक्सेबल एक्टिविटी आ गई हमारे पास, ठीक है। वो कहता है इट मीन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट इंक्लूड्स। वो कहता है इसके अंदर क्या क्या चीज शामिल नहीं है, एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि जिसका मकसद क्या है, बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर है। अच्छा, उसके बाद क्या रहा है, एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ, ये तमाम क्या हमारी टैक्सेबल एक्टिविटीज है, ठीक है। उसने यही कहा था कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक शख्स चला रहा होता है, चाहे उसका मकसद प्रॉफिट है या नहीं है, तो वो क्या होती है, हमारी टैक्सेबल एक्टिविटी होती है। उसको कहता है एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंटिंग ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, यानी कि कोई भी आप सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स वो भी हमारी क्या उनकी एक्टिविटी टैक्सेबल सप्लाई है। तो और क्या इसके अंदर शामिल होगा, अवन ऑफ एडवेंचर और सर्टन, कोई भी आप कोई भी ऐसा बिजनेस करते जो कि एक ही टाइम आपने करना है, ठीक है, उसके ऊपर भी जो भी आप एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी आप स्टार्ट में या एंड के ऊपर कोई भी एक्टिविटी करते हो वो भी हमारी क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी। तमाम वो एक्टिविटी बिजनेस करो, चाहे सर्विसेज दे रहे हो, कोई भी वन टाइम एक्टिविटी कर रहे हो, ये तमाम एक्टिविटीज जो कि क्या है हमारे पास टैक्सेबल है। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसके अंदर क्या चीज शामिल है, द एक्टिविटीज ऑफ एन एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू एन एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉयर को जो वो फैसिलिटी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, वो हमारी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगी, वो हमारे डिफरेंट इनकम टैक्स कैटेगरी के अंदर हम इसको डिस्कस करते होते हैं। उसके बाद हमारे पास टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल गुड्स ऐसे नाम से पता चलता है कोई भी ऐसे गुड्स जिसके ऊपर आप क्या पे कर रहे होते हो, टैक्स पे कर रहे होते हो, ठीक है। इट मींस ऑल गुड्स अदर देन दोज व्हिच हैव बीन एग्जेम्प्टेड, इन तमाम वो चीजें जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है, उनके अलावा जितनी तमाम चीजें वो क्या हैं, टैक्सेबल हैं। अदर देन व्हिच हैव बीन एग्जेम्प्टेड, जो एग्जेम्प्ट है वो तो एग्जेम्प्ट गुड्स होंगी, लेकिन ऑल गुड्स जो होती हैं जिनके ऊपर टैक्स पे करना होता है वो क्या होती है, हमारे पास टैक्सेबल गुड्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई क्या वो कहता है, जैसे हमने एग्जाम सप्लाई पर दिया, ऐसी सप्लाई थी जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, अब टैक्सेबल सप्लाई ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना, सिंपल, ठीक है। इट मींस द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय एन इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर अदर देन सप्लाई होगा व्हिच इज एग्जाम्प्ट, ठीक है। तो तमाम एक्टिविटीज कोई भी गुड्स जो कि सप्लाई कर रहे हैं आप, चाहे इंपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास टैक्सेबल सप्लाई होती है। एंड इंक्लूड द सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। हाँ, ये भी बात ख्याल रखना चाहिए, उसके ऊपर टैक्स आपका 0% भी है ना, तो वो भी हमारे पास क्या है, टैक्सेबल सप्लाई है। इसका आगे डिफरेंस भी आएगा, क्योंकि जीरो रेटेड के ऊपर आप टैक्स क्लेम कर रहे होते हो, ठीक है, जो रिलीफ ले रहे होते हैं ना परचेजेस के ऊपर जैसे ले रहे हो वो रिलीफ मिल रहा था, लेकिन एट द रेट ऑफ 0%, ठीक है, लेकिन एग्जाम्प्ट के ऊपर ऐसा नहीं होता। इसे तो उसने साफ मेंशन किया है, इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%, यानी वो भी टैक्सेबल सप्लाई होती है, चाहे वो उसका टैक्स का रेट 0% भी है ना, तो वो भी हमारी कौन सी सप्लाई होगी, टैक्सेबल सप्लाई, वो एग्जाम सप्लाई नहीं होगी। एग्जाम सप्लाई के ऊपर कोई रेट ही नहीं होता, वो होती है एग्जाम पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विसल ब्लोअर, अब विसल ब्लोअर कौन होता है, सिंपल ये बताओ, जहाँ पे भी कोई काम हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे आपको पता कंसीलमेंट हो रही है, कुछ भी एवेजन हो रही होती है, ठीक है, जैसे हमारे ऑडिटर होते हैं वो हाईलाइट करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस सही नहीं है, वो क्या होते हैं, हमारे पास विसल ब्लोअर होते हैं। इधर सेल टैक्स का जब हम बात करें, जब भी आपको कंसीलमेंट ऑफ इनकम कर रहे हो, एवेजन और सेल टैक्स कर रहे हो, तो टैक्स फ्रॉड कर रहे हो, तो कोई भी ऐसा शख्स जो कि इस चीज़ को बता रहा होता है कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, विसल ब्लोअर कहता है। इट मीन द पर्सन हु रिपोर्ट्स कंसीलमेंट और एवेजन ऑफ सेल टैक्स और टैक्स फ्रॉड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगेंस्ट एनी पर्सन और सेल टैक्स अथॉरिटी कमिटिंग फ्रॉड, करप्शन, मिसकंडक्ट और इन्वॉल्व इन कंसीलमेंट ऑफ, यानी कि कोई भी शख्स यानी कि रिपोर्ट कंसीलमेंट कर रहा होता है, जब भी या इवेजन ऑफ सेल टैक्स को हाईलाइट कर रहा होता है, वो क्या कहता है हमारे पास, विसल ब्लोअर। उसके बाद हमारे पास जीरो रेटेड सप्लाई, कोई भी सप्लाई जैसे हमने देखा था जहाँ उसके ऊपर टैक्स आपको पे करना है, लेकिन एट द रेट ऑफ 0%, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जाम सप्लाई, ठीक है। इट मींस द टैक्सेबल सप्लाई व्हिच इज चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%
अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेल टैक्स एक्ट, यानी इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना, लेकिन एट द रेट ऑफ 0% के ऊपर आपको टैक्स पे करना है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, जीरो रेट सप्लाई कराएगी। वो कह रहा है लाइक ऑल अदर रेट्स ऑफ सेल टैक्स 0% इज द रेट ऑफ सेल टैक्स एट विच सप्लाई इज चार्ज एट द टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। कोई भी सप्लाई को सपोज उसकी मार्जिन 5 लाख है, उसके ऊपर आप टैक्स कितना पे कर रहे हो, एट द रेट ऑफ 0%, ठीक है, उसको वो क्या कहलाएगी हमारे पास, जीरो रेट सप्लाई कहलाएगी। उसके बाद हम थोड़ा इसका आपको मैं बताता चलूं एग्जाम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड का सप्लाई। वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्प्टेड एंड जीरो रेटेड सप्लाई। इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई द पर्सन मेकिंग द सप्लाई इज एंटाइटल्ड टू गेट रिफंड फॉर इनपुट टैक्स पेड ऑन हिज बिजनेस, यानी कि वो जो भी आपका इनपुट टैक्स होता है परचेजेस के ऊपर वो क्लेम कर सकता है, लेकिन एट द रेट ऑफ 0%। लेकिन एग्जाम्प्ट में ऐसा कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। जीरो रेटेड के अंदर आप अपना इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकते हो रिफंड के लिए, लेकिन एग्जाम्प्ट के अंदर नहीं होगा। वो कहता है while a person making an exempt supply is not entitled to get refund or adjustment of input, यानी कि क्योंकि जो हमारा जो इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट होती है ये हम आउटपुट टैक्स में से लेस कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी हमारा टैक्स कम पे बन रहा होता है इनपुट टैक्स की वजह से। लेकिन जब आप जीरो रेटेड करते हैं तो उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वही सप्लाई अगर आपकी एग्जाम सप्लाई है तो उसके ऊपर आपको कोई रिफंड क्लेम नहीं होता। मेन डिफरेंस इसका यही था, जीरो रेटेड और एग्जाम्प्टेड। टैक्सेबल तो ऐसी सप्लाई है जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, चाहे वो 16% चल रहा है या 70% चल रहा है, लेकिन एग्जेम्प्टेड के अंदर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना और इसी वजह से आप उसके ऊपर रिफंड के अनटाइटल नहीं कर सकते, उसके को क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जीरो रेटेड के ऊपर आप इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकते हो, रिफंड कर सकते हो, लेकिन एट द रेट ऑफ 0% के हिसाब से, ठीक है। ओके, थैंक यू।